बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी बिहार में एक नए नायक के तौर पर उभरे हैं या नए नेता के तौर पर उभरे हैं। कल तक उन्हें लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। उन्हें कट्टरवादी कहा जा रहा था, उन्हें कट्टर कहा जा रहा था और मुसलमानों का नेता कहा जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि AIMIM दरअसल मुसलमानों की पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी की एक कट्टर छवि आम लोगों में और खासकर आम हिंदुओं में थी। लोग उन्हें लेकर कई तरह के सवाल करते थे और एक कट्टर जो एक दक्षिणपंथी पूरी बिरादरी है या दक्षिणपंथी संस्थाएं हैं, संगठन, उन्होंने उनकी छवि इसी तरह से पेश की जहां असदुद्दीन ओवैसी किसी विलेन की तरह दिखाई देते थे। लेकिन बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से दूसरे समाजवादी दलों के समाजवादी नजरियों वाले पार्टी के साथ उन्होंने एक फ्रंट बनाकर न सिर्फ अपनी इस इमेज को दूर किया है बल्कि हिंदुओं में भी पैठ बनाई है। आज मंचों से एक बड़ा वर्ग उनके जिंदाबाद का नारा लगाता है। एक वर्ग है जो पहले से कहता है देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन आज उससे उलट एक और वर्ग है जो असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। वो वर्ग मुसलमान नहीं है, वो वर्ग बड़ा तबका बिहार का हिंदू है, जिन्होंने उनके भाषणों को इस बार सुना और अचंभित हुए कि आखिर उनको लेकर इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जाती थी। क्यों कहा जाता था कि वो कट्टर सोच के व्यक्ति हैं, कट्टर सोच वाले की मानसिकता है उनकी। हम इस पे बात करेंगे, वादब बा मुलाहजा में थोड़ी तफसील से उनके भाषणों का जिक्र भी करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात दूसरे लोगों तक पहुंचे और दूसरे लोगों की बात आप तक पहुंचे। आप हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत बने। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा, सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं होगा, सीमांचल को बाढ़ से राहत नहीं मिलेगी, सीमांचल के हर आदमी के घर तक रोड नहीं बनेगी, सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको सही यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ जब तक नहीं मिलेगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए मौसर स्कूल शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। सीमांचल की जनता के लिए जब तक अस्पताल का इंतजाम नहीं होगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब तक के सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बनेगा हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए हमने हमेशा कहा कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। यही हमारा नारा है कि सीमांचल जिंदाबाद। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से अपनी दुआ और वोट देकर कामयाब करेंगे। भारतीय सियासत में असदुद्दीन ओवैसी को किसी विलन की तरह ही पेश किया जाता रहा है। वो बैरिस्टर हैं, संविधान के जानकार हैं, लेकिन इन सब से इतर जो बात उनके पक्ष में जाती है कि वो दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़े इलाकों की बात करते हैं, बिहार में सीमांचल की बात करते हैं जो पिछड़ा हुआ इलाका है, और अकलियत की बात तो करते ही हैं। वो बहुत शिद्दत के साथ संसद हो या संसद के बाहर दबे कुचले पिछड़े अकलियतों की आवाज बहुत शिद्दत से उठाते हैं और दक्षिणपंथी संगठनों के साथ साथ कुछ नाम नहाद सेकुलर ताकतों को भी उनका ये चेहरा, उनकी ये बातचीत, उनका संविधान पे पकड़, संविधान सम्मत बातें करना पसंद नहीं है, रास नहीं आ रहा है। उन पे तरह तरह के आरोप लगे। कट्टरपंथी ताकतों ने अलग तरह का उनको लेकर एक अलग तरह की छवि पेश की। तो जो सेकुलर ताकतें हैं, जो नाम नेहाद ताकतें हैं, उन्होंने भी उन्हें लोगों के सामने उनकी छवि को उनको दागदार बनाने की लगातार कोशिशें की जाती रही।
ये हिंदुस्तानी सियासत का एक अलग चेहरा है। कल तक वो कांग्रेस का समर्थन करते रहे, तब तक वो ठीक थे, लेकिन आज जब उन्होंने कई कुछ मुद्दों पे कांग्रेस से उनका मतभेद हुआ, कांग्रेस से उनका विरोध हुआ और कांग्रेस का समर्थन उन्होंने बंद किया, तो वो आज उनके लिए विलन बन गए हैं। इसलिए बिहार में जब उनकी सीमांचल में उन्होंने 5 साल पहले अब सियासत में अपनी पार्टी के साथ सीमांचल में चुनाव लड़ा, तो उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, वोट कटवा तक कहा गया। लेकिन दिलचस्प यह है कि सिर्फ लोकसभा के पिछले चुनाव को देखा जाए तो सिर्फ 3 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा और 2 जीता, और एक जगह जहां उनकी पार्टी हारी या उनके उम्मीदवार हारे, किशनगंज बिहार में, वहां भी 3 लाख के आसपास वोट लाए उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें वोट कटवा कहा जा रहा है। जबकि सच तो यह है कि इस मुल्क में 190 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा सामना हुआ, एक दूसरे से सीधे टक्कर हुई, और 170 सीटों पे भाजपा ने जीत हासिल की, कांग्रेस हारी, लेकिन फिर भी वोट कटवा किसे कहा जा रहा है? AIMIM को। क्योंकि जाहिर है कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो उनकी सियासत की दुकान नहीं चमकेगी। दक्षिणपंथी संगठन, खास के भाजपा RSS के निशाने पर तो वो रहे ही हैं, लेकिन जो नाम नहाज सेकुलर ताकतें हैं, उन्होंने भी उनके नाम उनके काम को गलत तरीके से देशवासियों के सामने पेश किया, तो उन पर बहुत सारे सवाल उठे। इसलिए जब गठबंधन या फ्रंट उन्होंने बनाया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, सहलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर बिहार में, तो एक बहुत अलग तरह की हवा बनाने की कोशिश की गई, उन पे सवाल उठाने की कोशिश की और एक संशय की स्थिति थी। लेकिन आज हालत ये है कि एक हिंदुओं का बड़ा तबका उनका मुरीद हो गया है। वो जो कल तक जिनके जो विलेन थे जिनके लिए, आज असदुद्दीन ओवैसी एक नायक की तरह उभरे हैं बिहार में। और सिर्फ सीमांचल ही नहीं, शाहबाद हो या मिथिलांचल या मगध का इलाका, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ मिलकर लोगों में एक नए सेंधमारी की, लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं, और जाहिर है कि इससे परिवर्तन की एक आस जगी है और इस फ्रंट में को बेहतर सीटें मिलने की उम्मीद भी जगी है। बहुत अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुजफ्फरपुर में था, पारू में था, और भाजपा का जो कोर वोटर माना जाता है वैश्य समाज, वो समाज असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाषणों की जिस तरह से कसीदे पढ़ रहा था, वो अपने आप में अद्भुत था। ये चमत्कार क्यों हुआ? कहने लगे कि हमने तो हम लोगों के सामने उनके चेहरे को जिस तरह से मीडिया या दूसरे संगठन, दूसरे दल पेश करते थे, उससे कहीं अलग है। बिहार में तो हमने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना उनका भाषण जिसमें उत्तेजना फैलाने का काम किया हो। जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने मिलकर जो बिहार में फ्रंट बनाया है, उसने बिहार के लोगों में एक नई तरह की सियासत की शुरुआत की है। वो सियासत है कि सबको बराबरी का हक मिले, सबको हिस्सेदारी मिले, सबको साझेदारी मिले सत्ता में। सत्ता किसी खास परिवार को नहीं मिले, खास समूह को नहीं मिले, खास दलों की जागीर नहीं हो। इसलिए इस फ्रंट में न सिर्फ ये कि अक़लियतों को बराबर का मौका दिया गया, बल्कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और यहाँ तक सवर्ण समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा स्पेस रखा गया है। जाहिर है कि ये फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बिहार की सियासत में उभरे हैं, इससे आने वाले दिनों में देश की सियासत भी प्रभावित होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बरसों से हम कभी RJD तो कभी JDU की सियासत का शिकार रहे।
अब हम इंशाअल्लाह ताला इनसे सियासत करेंगे और इनको सियासत सिखाएंगे। 15 साल के नीतीश कुमार के दौर में आपने देखा कि स्कूल है, स्कूल में टीचर नहीं है। बिहार भारत देश का वाहिद प्रदेश है जहां पर 50% से ज़ायद हमारे बच्चे और बच्चियां शिक्षित हैं। बिहार वाहिद प्रदेश है पूरी भारत में जहां पर अस्पताल में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है। 1 लाख नौकरियां टीचर्स की खाली हैं। 1 लाख के करीब पुलिस में भर्ती हो सकती है, मगर नीतीश कुमार की सरकार ने सुशासन के नाम पर कोई काम नहीं किया, बल्कि हर घर नल का वादा किया, मगर नल आ गया मगर नल में जल नहीं मिलता आपको। नीतीश कुमार के 15 साल में आप देखते हैं, अगर एक गरीब को शौचालय बनाना है तो उसको 2,000 की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास में उसको घर मिलना है तो 20,000 की रिश्वत उसको देनी पड़ती है। ये हाल होकर रह गया। आज किसान परेशान है, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत है, और आपके विधानसभा में जब बाढ़ आती है तो बंद का काम हो सकता है। अगर आप हमारे कैंडिडेट गुरेलाल राय साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि बंद का काम होगा। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो डीलर जिसको कहते हैं, वो डीलर ना चावल देता है गरीब को राशन कार्ड के ऊपर, ना कुछ देता है, करप्शन होता है उसमें भी। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप तमाम लोग 3 नवंबर के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर जनाब गोरेलाल साहब को कामयाब करें। वहीं पर विजय पासवान साहब बकरी से RLSP के कैंडिडेट हैं, और संजू कुमारी हमारी बहन साहिबा बेगूसराय से हैं। कल तक बिहार में आपकी शिकायत थी कि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। भाई बैठ जाइए। कल तक आपको शिकायत थी कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक विकल्प है, और वो उपेंद्र कुशवाहा साहब और मजलिस बहुजन समाज पार्टी, राजभर साहब की पार्टी, हम सब मिलकर एक होकर आपके दरमियान में आए हैं और आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपना एक वोट को ज़ाय होने से बचाइए। 5 साल पहले आपने गठबंधन के नाम पर JDU, RJD और कांग्रेस को कामयाब किया था। इन्होंने ये वादा किया था कि BJP को रोकेंगे, और संघमुक्त भारत का ऐलान नीतीश कुमार ने किया था। आज अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी, इसीलिए अगर कोई RJD या कांग्रेस के लोग आकर आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप इनके दिल फरेब बातों में हरगिज़ मत आइए। 5 साल पहले उन्होंने बिहार की जनता को झूठ बोलकर, धोखा देकर सत्ता हासिल की, और आज BJP पावर में है। दूसरी अहम बात कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर RJD कांग्रेस के लोग भी आएंगे और आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी जहाँ कहीं जाता है वहाँ पर वोट काट देता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ RJD कांग्रेस के लोगों से, ज़रा ये तो बताइए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से आपने एक सीट पर भी कामयाबी क्यों हासिल नहीं की? 40 सीट में एक सीट पर कांग्रेस कामयाब होती है, और कामयाब इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर किशनगंज में हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब
3 लाख वोट लेते हैं। 3,25,000 जेडीयू का कैंडिडेट लेता है और 3,50,000 कांग्रेस का कैंडिडेट लेता है। अगर अख्तर उल ईमान नहीं लड़ते तो वो सीट पर भी हार जाते। मेरा सवाल उन लोगों से है जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे तुम में ताकत नहीं है नरेंद्र मोदी को हराने की, हम में ताकत है, हम हराएंगे। 5 साल पहले धोखा देकर झूठ बोलकर वोट हासिल किया, अब फिर आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी देखते हैं कि आरजेडी कांग्रेस की तरफ से अब ऐलान हो गया कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो दिल्ली में बैठे दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी ने कहा तुम 10 लाख दोगे तो मैं 19 लाख दूंगा। ये कोई मजाक है? बिहार में आज बिहार में स्कूल में टीचर नहीं है। नौजवान बच्चा अगर डिग्री का कोर्स करना है 3 साल में तो 5 साल लग जाते हैं उसको। अगर ये नौकरियां हैं तो क्या कोई पुलिस का आदमी डॉक्टर बन जाएगा? क्या कोई डॉक्टर पुलिस का काम करेगा? क्या कोई टीचर की नौकरी पर पुलिस वाला जाकर बच्चों को पढ़ाएगा? जब तक बिहार में शिक्षा के लिए काम सही नहीं होगा उस वक्त तक बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये लोग तमाम दूसरी पार्टियां चाहे जेडीयू हो, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस हो, ये फ्री की बात करते हैं, ये आपको फ्री में मच्छी देने की बात करते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपको मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा देंगे, वो हुनर आपको कामयाब करेगा। बीजेपी के बारे में क्या बोल सकते हैं? आपके बेगूसराय के एमपी साहब भी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार को आते हैं और बिहार को आकर बिहार के आपने विकास क्या किया, बीजेपी और जेडीयू ने उसकी बात नहीं करते। ये नहीं बोल सकते कि कितने टीचर्स को आपने अपॉइंट किया। स्कूल में बिहार के प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स में आखिरी बार टीचर को नौकरी मिली 2013 में। उसके बाद से आज तक टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं होता। जो मौजूदा टीचर अपने हक के लिए लड़ते तो नीतीश कुमार की सरकार ने उनको रोड पर लाकर उनको पुलिस के जरिए लाठियों से उनको मारा और पीटा। ये बात नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मगर बिहार को आए तो इनको पाकिस्तान याद आ गया। बिहार को आए तो इनको ओवैसी याद आ गया। हम पूछना चाहते हैं कि हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना योगी? हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भारत हमारी सरजमीन है। हम पाकिस्तान को ठुकरा दिए, मगर इनको अभी भी इनके ख्वाब में पाकिस्तान आता है। ये अजीब बात है। जो कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है वो उसकी तरफ उंगली उठा के बोलते हैं कि नहीं, इसको देश से मोहब्बत नहीं है। मैं उन लोगों से बोलने आया हूँ, मैं उन लोगों से कहने भी आया हूँ कि याद रखो, देश बड़ा है, नरेंद्र मोदी छोटा है। देश बड़ा है, ओवैसी उसके सामने राई का दाना भी नहीं है। अगर मेरी पहचान है तो मेरे देश से है। मगर अगर कोई ये कहेगा, अगर कोई बीजेपी जेडीयू का ये कहेगा कि नहीं नरेंद्र मोदी देश है, तो मैं नरेंद्र मोदी को, देश बड़ा है, हम सब देश के छोटे हैं। हमारी पहचान देश से है। मेरी पहचान या मोदी की पहचान से देश नहीं बन सकता। देश था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। 15 साल नीतीश कुमार को आपने दे दिए, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। और याद रखिए मेरी इस बात को, ये नीतीश कुमार का आखिरी जिंदगी का इलेक्शन है। इसके बाद वो रिटायर होकर घर में आराम करेंगे। और बीजेपी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है। एक घोड़ा जेडीयू, दूसरा घोड़ा एलजेपी। और नरेंद्र मोदी ये देख रहे हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा, उसको छोड़कर दूसरे पे कूद के बैठना चाहते हैं। हम आपसे कह रहे हैं,
कि इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी के इस ख्वाब को चूर करके रखेंगे और बिहार में अब की बार मुख्यमंत्री बनेगा तो उपेंद्र कुशवाहा बनेगा इंशाअल्लाह। और आपके इस विधानसभा से अगर कोई विधायक एमएलए बनेगा तो हमारे गोरेलाल राय साहब बनेंगे। इनको तमाम लोगों की ताईद हासिल है, ये सब के नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ एक तबके के या एक कम्युनिटी के नहीं है, इनको सबका आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग इनको अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं और सब कोई एक बदलाव चाहता है, यहाँ से बदलाव चाहते हैं ताकि ऐसा विधायक मिले जो आपके दरमियान में रहे, जो आपके गम को समझे। बताइए, साल के 4 महीने इस विधानसभा में पानी रहता है, कितनी बदबख्ती की बात है, कितनी अफसोसनाक बात है कि देश को आज़ाद होकर 70 साल हो गए, मगर इस विधानसभा में लोग जब बाढ़ आती है तो 2-2, 3-3 महीने ऊपर ऊंचे मुकाम पर जाकर रहते हैं। ये हम तमाम के लिए शर्मिंदगी की बात है कि आज अगर भारत तरक्की कर रहा है तो इस विधानसभा में बाढ़ के बंद का काम क्यों नहीं होता। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप हमारे कैंडिडेट गोरेलाल राय साहब को कामयाब करिए। ये जो मसले मसाइल आपके बहुत ज़्यादा हैं, एक सच्चा और मेहनती आदमी जो आपके गरीबों के गम को समझ सकता है, जो आपके दरमियान में रह सकता है, जिसका ओढ़ना और बिछोना आपको आराम पहुंचाना है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि इस विधानसभा में वो तमाम चीज़ें आपको मिले जो पटना में मिलती हैं, इंशाअल्लाह इस विधानसभा में आपको हम पहुंचाएंगे। तो मेरी आपसे फिर आखिर में ये भी गुजारिश है कि हमारे विजय पासवान साहब को बकरी से भी कामयाब करिए और हमारी बहन संजू कुमारी जो RLSP के कैंडिडेट हैं, इनको भी कामयाब करिए। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि इन तीनों की कामयाबी हमारी सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। आपने 15 साल RJD को वोट दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल आपने नीतीश कुमार BJP को वोट दिया, आप उनका रिकॉर्ड देख रहे हैं। ये 10 लाख 19 लाख के चक्कर में मत आइए। नरेंद्र मोदी अगर 19 लाख नौकरियों का वादा बिहार में कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, पहले 15 लाख तो दे दीजिए हमको। जो 1.5 करोड़ नौकरियों का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, कितने नौकरियां मिली अब तक? कुछ नहीं मिला। ये 10 लाख और 19 लाख की बातें करके ये बिहार के गरीब आवाम को चूना लगाने की बातें कर रहे हैं। तो बिहार की जनता बड़ी बाशऊर है, मैं जानता हूँ। और मैं आपको एक बात समझाने के लिए कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद हम अब एक लतीफ़ा है। लतीफ़ा यह है कि 2 बड़े ताकतवर लोग थे, बड़े बड़े दौलतमंद ख़ानदान के लोग थे, तो उन दोनों को बड़ी आदत थी लंबी लंबी छोड़ने की, बहुत दूर दूर तक छोड़ते थे। तो दोनों एक जगह जमा हुए और एक जगह, और किसी ने उसमें से कहा कि मेरे दादा के पास इतनी ज़मीन है कि नेपाल के बॉर्डर तक मेरे दादा की ज़मीन है। उसने कहा कि मेरे दादा के घर का कमरा इतना बड़ा है कि उसमें वो एक कमरा 4 एकड़ के ऊपर है। फिर उसने कहा कि मेरे दादा के पास एक ऐसी गली है, अगर कोई उस गली में चला गया तो वापस आने तक वो बूढ़ा हो जाता। तो दूसरा आदमी था, वो भी लंबी छोड़ता था, बहुत लंबी लंबी। तो उसने कहा मेरे दादी के पास इतना बड़ा बम्बू है कि नेपाल के पास अगर चांद नजर आया तो दादी उसको खींचकर अपने घर के सामने ला लेती। फिर उसने कहा कि मेरी दादी के पास वही बम्बू से जब मेरे दादी का दिल नहीं लगता तो चांद से खेलती थी, हिलाती थी, चांद तारों को हिलाती थी। तो दूसरे शख्स ने कहा कि बस अच्छा ये बता दे कि वो बम्बू तेरे दादी कहाँ रखती थी? तो उसने कहा तेरे दादा के गली में। तो ये 10 लाख 19 लाख ये सब होने वाले चीज़ें नहीं है। ज़रूरत किस बात की है कि जब बाढ़ आए तो आपको राहत मिले, रोड मिले, स्कूल मिले, डीलर में करप्शन ना हो, शौचालय में करप्शन ना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन ना हो, अस्पताल में डॉक्टर हो,
कंपाउंडर हो, नर्स हो, दवा हो, ये चीज़ें बुनियादी काम इंशाअल्लाह गोरेलाल यादव साहब करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनका निशान पतंग है, पतंग छाप पर बटन दबाइए। और हमारी बहन संजू कुमारी जो बेगूसराय से और विजय पासवान बकरी से, इनका निशान सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन चलेगा, आसमानों में पतंग भी उड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और बिहार में एक नई तब्दीली आएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।